ओके फ्रेंड्स, ठीक है, चलिए आते हैं अब अपने टॉपिक्स पे वापस। देखो, आज के लिए जिस टॉपिक पे चर्चा होनी है, प्रीवियस क्लास में हमारा जो लास्ट टॉपिक था उसमें आर्टिकल 20 हमारा कंप्लीट हो चुका था। और आर्टिकल 20 के भीतर हम लोगों ने बात की थी अबाउट दी कोई अगर अरेस्टेड पर्सन है, कोई भी व्यक्ति जिसको जो है गिरफ्तार किया गया है, जब तक उस पर दोष सिद्ध ना हो जाए तो उसको 3 प्रकार के संरक्षण मिले हैं। पहला संरक्षण था कि भूत लक्षी जो विधियां हैं उनसे संरक्षण मिलेगा। दूसरी हमारे पास में था कि एक अपराध के लिए 2 बार सजा न दिया जाए, नो डबल जोपैडी, यानी कि दोहरे दंड से छूट। और तीसरा हमारे पास जो इंपॉर्टेंट आता था दैट इज़ नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण मिलेगा, ये हम लोगों ने जान लिया था। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बस एक हल्का सा बेसिक्स स्टार्ट करवा दिया था आर्टिकल 21 को लेकर, और आज हमने यहीं से जो है क्लास को रीस्टार्ट करना है। तो सब लोग जो है जो मुझे सुन पा रहे हैं वो हेडिंग बना दीजिए आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले कोई लाइन है तो पूछ लीजिएगा, और इसमें लिखा हुआ है अबाउट दी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी लास्ट टाइम ये कंप्लीट नहीं हुआ था, आई थिंक थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था। हमने बस यहाँ पर 2 चीज़ें जानी थी आर्टिकल 21 के भीतर कि सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ लाइफ, यानी कि जीवन क्या है। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लाइफ इज़ नॉट ओनली अबाउट ब्रीदिंग, ठीक है। ऐसा नहीं कि ब्रीदिंग कर रहे हैं हम लोग, सांस ले रहे हैं तो ये जीवन है, नहीं। जीवन होना चाहिए गरिमा में ढंग से, और जीवन होना चाहिए इच्छा के अनुसार, यानी कि इच्छा पूर्वक और गरिमा में ढंग से जीवन जीना ही हमारा क्या कहलाता है, जीवन कहलाता है। मैंने आपको अरुणा शानबाग केस भी बताया था। दूसरा हमारे पास में आता है कि सर यहाँ पर जो लिबर्टी शब्द लिखा है, लिबर्टी का मतलब क्या है। देखो, इनडायरेक्टली लिबर्टी इज फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ व्हाट, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ हमारे पास क्या होना चाहिए, चूज। हम अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ को चुन सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि अनुच्छेद 21 के भीतर लिखा गया है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड बाय हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यही लिखवाया था कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से नहीं जो है वंचित किया जा सकता है तब तक जब तक उसने विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन ना किया हो। तो आर्टिकल 21 के भीतर लिखा हुआ था। तो वहाँ हम लोगों ने यही जाना है कि लिबर्टीज़ का मतलब है फ्रीडम, यानी कि अगर किसी व्यक्ति से उसकी लाइफ छीननी है, किसी व्यक्ति से उसकी लिबर्टी छीननी है, तो इसके लिए जब तक वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं कर देता, तब तक आप उससे उसकी जीवन नहीं छीन सकते। तो यहाँ एक चीज़ जरूर याद रखना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का शाब्दिक अर्थ अगर आप लोग ढूंढने जाओ तो इसका शाब्दिक अर्थ यही निकल कर आता है कि जो कानून में लिखी गई बातें, मैंने कहा था ना कानून सबके नज़रिए में एक है, तो जो बातें कानून में लिखी अगर कोई उसका उल्लंघन कर देगा तो हो सकता है उससे उसका जीवन छीन ले, और हो सकता है उसकी जो है उससे लिबर्टी छीन ली जाए। तो ये हमारा आर्टिकल 21 हो चुका था। चेक कराओ, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था या मतलब सिर्फ डिस्कशन किया था। आर्टिकल 21 लिखा भी था कुछ इसमें, अच्छा अभी सिर्फ डेफिनेशन लिखा, चेक कराओ। ओके, ठीक है, सिर्फ अभी तक डेफिनेशंस हम लोगों ने लिखा था, ठीक है। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि जो विधि है, अच्छा विधि है, और साथ में शायद अगर आपको याद आ रहा होगा तो आर्टिकल 21 में मैंने आपको 2 केसेस भी बताए थे। एक ए.के. गोपालन केस बताया था और दूसरा जो है मेनका गांधी केस बताया था। ए.के. गोपालन केस जो था वो 1950 का था, 1950 का था, जिसमें ए.के. गोपालन के ऊपर जो है प्रिवेंशन डिटेंशन जो होता है ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन जो केस था उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया था। तो उसके लिए जो ए.के. गोपालन केस 1950 का चला था। फिर कुछ समय बाद जो हुआ था, जब पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था मेनका गांधी का, तो 1986 में मेनका गांधी केस आया और उसमें पहली बार ये कहा गया कि जो हमारे पास में लॉ की डेफिनेशन दी जा रही है, जो लॉ हम लोग कहते हैं कि आप सिर्फ किसी व्यक्ति से उसका जीवन, उसकी दैहिक स्वतंत्रता सिर्फ तब छीन लोगे जब क्या हो रहा है, वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। तो तब ये बात भी तो चेक करनी थी कि लॉ क्या है, या वो लॉ जो है क्या वो लॉ फेयर है, क्या वो लॉ सही है, क्या वो लॉ जो है जस्ट है, और क्या वो नॉन आर्बिट्ररी है।
नॉन आर्बिट्ररी का मतलब होता है कि ऐसा तो नहीं कि उस लॉ को जो है जबरन बनाया गया हो किसी व्यक्ति से उसकी स्वतंत्रता छीनने के लिए। तो इसलिए हमेशा चेक करना पड़ेगा कि क्या वो कानून सही है, अन्यथा नहीं। तो इसके लिए हमारे पास में आता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई समस्या होगी। दो चीज़ें आर्टिकल 21 के भीतर आप लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, अभी मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ। एक था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी कि विधि द्वारा या विधि की सम्यक प्रक्रिया। जहाँ भी सम्यक शब्द का प्रयोग होगा सम्यक प्रक्रिया का, तो इतना आप लोग समझ लेना फ्रेंड्स कि सम्यक प्रक्रिया का मतलब है कि वो कानून सही है कि नहीं, इस बात को इंक्वायर करना, इस बात को चेक करना। तो इसके लिए हमारे पास में प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ एज वेल एज जो प्रोसीजर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, इन दोनों के कंसेप्ट को दिया गया था। ठीक है, तो ये वाला आई थिंक हो गया था कंप्लीट आर्टिकल 21। जो रह गया था उसमें हम लोग आते हैं, दैट इज आर्टिकल 21A। यही रह गया था, एक बार चेक करो। तो आज के लिए हेडिंग बना दीजिए आर्टिकल 21A यानी कि अनुच्छेद 21 क, अनुच्छेद 21 क। और इसको भी आप अच्छे से जानते हैं। देखो हम लोग ये क्लास अभी पीसीएस यूपीएससी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हमारा बेसिक जो एग्जाम टारगेट है, ठीक है, ग्रुप सी लेवल, उसके ऊपर जो है आरओ वाला, तो उसके लिए हमें काम करना है। ठीक है, तो मैं उस हिसाब से अभी आपको पॉलिटी समझा रहा हूँ। हमारे पास में एक और आर्टिकल आया था आर्टिकल 21A यानी कि अनुच्छेद 21 क। इसमें क्या है हेडिंग लाइन, दैट इज राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार। दक्ष आपको वॉइस आ रही है ना मेरी? लेट कनेक्ट हुए हैं आज आप। लेट मी नो। शिक्षा का अधिकार यानी कि हमारे पास में क्या है, दैट इज राइट टू एजुकेशन है। ठीक है, अब ये एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है, उसको समझते। देखो भारत के संविधान के भीतर 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? तो वर्ष 2002 में आया था। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर इसको जो है संविधान के जो है भाग 3 में अनुच्छेद 21 क में जोड़ा गया था। अगर हमने लिखा ना आर्टिकल 21A और उसमें लिखा राइट टू एजुकेशन, तो ब्रैकेट में लिखना है एडेड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 यानी कि वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम शिक्षा के अधिकार को लेकर आया था। और इसमें लिखा गया था कि 14 वर्ष तक के बालकों को, 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा इन इंग्लिश फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, किन बच्चों तक? जो कि 14 तक की आयु जो है पूर्ण न कर चुके हों। ठीक है, यानी कि 14th ईयर ऑफ एज तक के जितने भी बालक हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाना चाहिए। दिस इज अंडर आर्टिकल 21A जिसमें राइट टू एजुकेशन के भीतर, और ये जोड़ा गया था वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अब एक सवाल हमारे पास आता है, जरा ध्यान से समझ लें इस लाइन को। अगर आप लोग समझ गए, देखो हमें याद क्या करना होता है, दैट इज राइट टू एजुकेशन। ठीक है सर, हमें राइट टू एजुकेशन जो है ये याद आ जाएगा, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि जब भी हमसे कोई अबाउट द एजुकेशन पूछेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर कहाँ प्रोटेक्शन मिला है, तो एक्चुअली ये 3 जगहों पर प्रोटेक्टेड है। कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर 3 जगहों पर प्रोटेक्टेड है। एक तो है अंडर आर्टिकल 21A एज फंडामेंटल राइट्स। FR लिखा है मैंने, शॉर्ट में समझ आना। FR यानी कि फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मूल अधिकारों के रूप में भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के भीतर छुपा हुआ है। राइट, ये था हमारे पास में। और अगर हम लोग चलें आर्टिकल 45 की तरफ, तो आर्टिकल 45 में भी क्या है, एजुकेशनल राइट्स हैं। राइट टू एजुकेशन यहाँ भी है, एजुकेशनल राइट्स हैं। लेकिन दीज राइट्स आर एज, ये किस रूप में होंगे? एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों के रूप में। क्या कहा मैंने? ध्यान से गौर से समझना कि राज्यों के नीति निदेशक तत्वों के रूप में शामिल किया गया है। कहां पर? दैट इज इन अंडर आर्टिकल 45। और एक और आप लोगों ने याद रखना है, अंडर आर्टिकल 51A एज द 11th फंडामेंटल ड्यूटी। 11th भी लिख रहा हूं क्योंकि लास्ट में जोड़ी गई थी। एज द 11th फंडामेंटल ड्यूटी, यानी कि
भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क के भीतर भी 11वीं जो मूल कर्तव्य है, 11वें मूल कर्तव्य के रूप में 2002 में जोड़ा गया था राइट टू एजुकेशन, और इसमें भी लिखा गया था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है, किनको, चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14, 14 साल तक के बालकों को जो है ये शिक्षा देना जो है क्या हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? फिर से सुनो, शिक्षा के अधिकार की बात करें तो अगर हम लोग एज अ मौलिक अधिकार पूछेंगे कि मूल अधिकार के रूप में किसमें शामिल है, तो मूल अधिकार के रूप में हमने कहना है आर्टिकल 21 है। अगर पूछा कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व इनके रूप में कौन से संविधान के जो है भीतर कौन से अनुच्छेद में है, तो फिर हमने आर्टिकल 45 कहना है। और अगर पूछा एज अ मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य के रूप में जो है ये संविधान के अनुच्छेद 51A के 11वां कह रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना। क्यों? क्योंकि जो ऑलरेडी हमारे पास में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 आया था, तो उसने कुल मिलाकर 10 फंडामेंटल राइट्स जो है जोड़े थे किसमें, भारत के संविधान के भीतर। और ये सिफारिश पहले बार की थी स्वर्ण सिंह समिति ने। मूल में किसकी बात कर रहा हूँ, कर्तव्यों की, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। लेकिन 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड करा गया था 2002 में बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ तक कोई समस्या है तो प्लीज़ बताइए जल्दी से, तुरंत। दक्ष सभी लोग बताओ मुझे। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सही। देखो, हम जब पढ़ते हैं 7वीं अनुसूची भारत के संविधान की 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ पर सेंटर की लिस्ट है, स्टेट की लिस्ट है और करंट लिस्ट है। आप सब इस बात को जानते हैं कि जब रियल कॉन्स्टिट्यूशन की हम लोग बात करते हैं 1950 में, तो उस समय कॉन्करेंट लिस्ट जो था, उस कॉन्करेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट इंक्लूड हुए थे। इनिशियली मैं आपसे पूछ रहा हूँ, शुरुआत में कॉन्करेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट थे, मतलब समवर्ती सूची में, क्योंकि ये मैं प्रीवियस क्लास में, मतलब लास्ट क्लासेस में ऑलरेडी बता चुका हूँ। नहीं समझे? जैसे हमारे पास आज एक यूनियन लिस्ट है और उस यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, 100 सब्जेक्ट है। इनिशियली उसमें कितने थे, 97 सब्जेक्ट है। ठीक ऐसे हमारे पास में राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची में आज कितने विषय हैं, प्याली बताओ। राज्य सूची में आज वर्तमान में कितने विषय हैं? हाँ जी, हाँ हाँ सही बता रहे हो, बोलो, बिल्कुल बेझिझक रूप से बोलिए आप लोग। स्टेट लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ, नहीं आप गलत बता रहे हैं। कितना बताया आपने? 8 नहीं, कहाँ 8 बता रहे हो आप, बहुत आगे जाओ। दक्ष, एनी आइडिया? नो, 52 सब्जेक्ट। हाँ बताओ। 14 नहीं, 14 तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी। मैं आपसे जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ टोटल सब्जेक्ट। और वही जो है हमारे पास में कितने थे, 66 सब्जेक्ट जो होते हैं वो किसमें, कॉन्करेंट लिस्ट में। तो हुआ ये था कि जब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था, तो इस 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 5 विषयों को, जो 5 जो हमारे पास में विषय थे ना, उन विषयों को क्या कर दिया गया, स्टेट लिस्ट से हटाकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया, यानी कि पूरी समवर्ती सूची के भीतर जो है इनको ऐड कर दिया गया था। और उन्हीं में से एक जो अधिकार था वो शिक्षा का अधिकार था। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दी जो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था उस समय, तो फाइनेंशियली जो है इसको ऐसा वहां पर कदम उठाया गया था। तो सब्जेक्ट्स को चेंज किया गया है, जो कि बिल्कुल राइट है हमारे पास में, वो राइट टू एजुकेशन के लिए ही था। एक और सवाल सिंपल सा है कि RTE एक्ट कब आया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था? RTE कई बार पूछा गया है। RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन, 2005 में राइट टू एजुकेशन स्टार्ट हुआ था। 5 में श्योर हैं आप? और कोई, एनीवन एल्स? राइट टू एजुकेशन 2009 में, आप ठीक जाए हो। 2009 में RTE एक्ट आया था और 2010 से जो है इसने काम करना शुरू किया था, लागू हो गया था 2010 में। तो ये RTE एक्ट भी याद रखना, राइट टू एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है। और RTE एक्ट में सेम बातें लिखी हैं कि 14 साल तक के बालकों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है। स्कूल कॉलेजेस में किसी भी प्रकार से फिजिकल पनिशमेंट जो होती थी, पहले जो चलती थी, गुरुजी खूब पीटते थे, उसको बंद कर दिया गया। मेंटल जो है किसी को आप लोग जो है कहते हैं ना कि हैरेस नहीं कर सकते हो, मतलब कई लोग होते हैं कि भाई तुम कुछ
नहीं कर सकते जीवन में, ये सो वो, तो स्टूडेंट को ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। उसको जो है आप लोगों ने क्या नहीं करना है, मेंटली मानसिक रूप से जो है उसको पीड़ित नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें RTE के भीतर जो है लिखी गई बातों में शामिल हो गई थी। तो ये हमारे पास में आर्टिकल 21 क के भीतर शिक्षा से संबंधित कुछ अधिकारों को लिखा गया है। आगे बढ़ो या कुछ और सवाल है? दक्ष, हाँ पूछें आप। हेडिंग नहीं, अच्छा इसी में एक नोट बनाते हैं, पहले हेडिंग नहीं, पहले एक नोट बनाते हैं। जैसे हमने आर्टिकल 19 पढ़ा था कि आर्टिकल 19 के भीतर क्या है, कुछ अधिकार मूल अधिकार के भीतर क्या होते हैं, हाइड होते हैं, राइट। ठीक ऐसे ही आर्टिकल 21 ऑल्सो includes the following, और उसमें क्या आता है, जैसे आर्टिकल 21 में सबसे पहला जो आपने याद रखना है गाइस, दैट इज राइट टू डाई। राइट टू डाई यानी कि इसमें सबसे पहले है मृत्यु का अधिकार। भाई जब आपने अनुच्छेद 21 के भीतर राइट टू लाइफ दे रखा है, यानी कि राइट टू लाइफ यानी कि जीवन जीने का अधिकार दिया है, तो वहीं आपने अनुच्छेद 21 के भीतर क्या दे दिया, राइट टू डाई भी दे दिया। राइट टू डाई से आप लोग क्या समझे, दैट इज मृत्यु का अधिकार। अब सवाल यहाँ पर ध्यान से याद रखना कि ये जो मृत्यु शब्द है यहाँ पर क्या हमारा तात्पर्य इच्छा मृत्यु से है, और यदि इच्छा मृत्यु से है, यूथेनेशिया हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, तो इच्छा मृत्यु भी दो प्रकार की होती है। एक होती है सक्रिय यानी कि एक्टिव, और एक होती है निष्क्रिय यानी कि पैसिव। अब इतना थोड़ा सा सुन लेना कि जब हम लोग इच्छा मृत्यु यूथेनेशिया की बात करते हैं तो या तो एक्टिव यूथेनेशिया होती है या तो पैसिव यूथेनेशिया होती है। एक्टिव यूथेनेशिया और पैसिव यूथेनेशिया में अगर इंडिया में पूछे कौन सी है, तो इंडिया में पैसिव है, यानी कि इंडिया में जो है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है। एक्टिव और पैसिव इच्छा मृत्यु में क्या होता है, देखो ध्यान से समझना कि एक्टिव यानी कि जो हमारे पास में सक्रिय इच्छा मृत्यु है, इसमें क्या करते हैं कि किसी व्यक्ति की जिसकी इच्छा है कि वो मृत्यु चाहता है अपने जीवन से, तो उस व्यक्ति को क्या किया जाता है, मरने के उपाय दिए जाते हैं। मतलब जैसे उस पर कोई इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया, पॉइजनस कोई भी हो सकता है, या उसको बोल दिया जी फांसी दे दो, या कुछ भी हो सकता है, शूट कर दिया, गोली मार दी, जो कि अलाउड नहीं है इंडिया में। और दूसरा होता है पैसिव। पैसिव में क्या होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति जैसे बीमार चल रहा है, ध्यान से समझना, कोई व्यक्ति जैसे बीमार चल रहा है, काफ़ी समय हो गया, 8, 10, 15, 20 साल हो गए, ये बीमारी में है, कोमा की कंडीशन में, या कुछ भी बीमार है, और उसके जो है पेरेंट्स या उसके घर वाले जो हैं गार्जियंस ये डिमांड करें सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से कि भाई हम चाहते हैं कि इसको मृत्यु दे दी जाए, तो उसमें क्या किए जाएंगे, उसकी जो सर्वाइवल किट है जिस पर वो जीवित है, मैंने कहा ना कोई कोमा में, तो कोमा में क्या होगा, वेंटिलेशन पे होगा, या फिर जो है ऑक्सीजन सिलेंडर पे होगा जीवित, तो हम लोग क्या करेंगे उस केस में, उसके ऑक्सीजन सप्लाई को बंद कर देंगे। मतलब जैसे सप्लाई खत्म हुई, दूसरा चीज़ नहीं करेंगे। देखो दोनों में अंतर समझो, है तो दोनों ही मृत्यु है, तो दोनों एक प्रकार से जो है उस व्यक्ति से उसका जीवन छीनना, लेकिन पहले वाले में आप उसको ऐसी चीज़ें इंजेक्ट करवा रहे हो जिससे उसकी मृत्यु हो जाए, और दूसरे केस में आप लोग क्या कर रहे हो कि जिस पर वो जीवित है उस जीवन के उस टूल को आप क्या कर दे रहे हो, उसको ही खत्म, मतलब उसको रोक दे रहे हो, तो उसको हम लोग निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कहते हैं। तो इंडिया जो अलाउड करता है वो निष्क्रिय मृत्यु अलाउड करता है। तो अनुच्छेद 21 में सबसे पहले है राइट टू डाई यानी कि मृत्यु का अधिकार। कहीं पर डाउट लगे, कहीं पर पूछना हो तो प्लीज गो फॉर इट। अनुच्छेद 21 के भीतर ये छुपा हुआ है। दूसरा अधिकार जो अनुच्छेद 21 के भीतर छुपा हुआ है वो है राइट टू लिव वी कैन से दैट ग्लोरियस लाइफ, और गरिमामय ढंग से जीवन जीना। राइट टू लाइफ किसके साथ, विद डिग्निटी, विद ग्लोरी, ठीक है। आपको किसके साथ जीवन जीना है, डिग्निटी के साथ, डिग्निटी के साथ, चॉइस एंड डिग्निटी। मैं कब से ये बात कर रहा हूँ कि लाइफ इज ऑल अबाउट दी चॉइस एंड डिग्निटी। आपको जो है राइट टू लाइफ होना चाहिए विदाउट डिग्निटी। आपके पास में क्या होना चाहिए कि गरिमा में पूर्ण आप जो है जीवन जीने का अधिकार रखते हैं। इसी में है आपका जो कि आपको शायद पर्सनली बहुत पसंद भी होगा, कोई बात नहीं मैं बता देता हूँ, दैट इज राइट टू स्लीप, सोने का अधिकार। आपके पास में राइट टू स्लीप भी आपका फंडामेंटल राइट है, समझ दो। लेकिन ये राइट मैंने कहा है घर में काम नहीं चलता कि सुबह 11-12 बजे तक सोते रहो और मम्मी जी आए, पिताजी आए, बोले नहीं जी हमारे पास राइट टू स्लीप है, तब नहीं, मैं भी फंसूंगा, आप भी फंस जाओगे।
अगर आप कहीं से काम से थके आ रहे घर जाते हो, रोज़ जैसे आपके सोने का टाइम होता है 9, 10, 11 बजे, जितने बजे भी सोते हैं 10 बजे, उसी समय पड़ोसी जोर जोर से डीजे बजा के आपको परेशान कर दे, तो आप एक दिन सुनोगे, 2 दिन सुनोगे कि चलो फंक्शंस होगा, लेकिन अगर लगातार ये चीज़ रिपीटेड होती है तो आप इसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। किस मामले के आधार पर? कि मेरे राइट टू स्लीप का वायलेशन हो रहा है, मेरे जो है निंद्रा, मेरे जो है सोने के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो यहाँ पर राइट टू जो है क्या होता है आपके पास में, स्लीप भी होता है। आप बिलीव करेंगे अनुच्छेद 21 में ही जो है लिखा हुआ है राइट टू ईट। राइट टू ईट यानी कि भोजन का अधिकार है आपका जो है खाना खाने का अधिकार है। राइट टू ईट भी आपका इसी के भीतर आता है, भोजन का अधिकार चाहिए, ठीक है। इसके अलावा राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, शुद्ध पर्यावरण का अधिकार है आपका, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट। ये आपके राइट्स में आपको बता रहा हूँ जो आपके पास में कंप्लीट राइट हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट आता है राइट टू अटायर, यानी कि वी कैन से दैट कि मुझे अपने ढंग से कपड़े पहनने का, पोशाक धारण करने का अधिकार है, कपड़े पहनने का अधिकार, अपनी इच्छा के अनुसार मैं कह रहा हूँ, ठीक है। कपड़ा धारण करना जो है अपनी इच्छा के अनुसार, मतलब जैसे ये केसेस कई बार आते हैं कि जी आप जो है यहाँ पर ये कपड़े पहनकर नहीं आ सकते, आप जो है ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो पहनावा है इसके आधार पर नहीं प्रवेश कर सकते। अच्छा, स्कूल में इसको देखो एक्सेप्शंस के रूप में जाना जा सकता है। ऐसा नहीं कि स्कूल वालों ने स्कूल ड्रेस बनाई थी और आप कह रहे हैं जी हम स्कूल ड्रेस में क्यों आए, हम तो जीन में आएंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास तो पहनावे का अधिकार है, वहाँ अप्लाई मत कर देना। लेकिन यूजुअली आपके पास अपनी इच्छा से, अपनी चॉइस से क्या होता है, वस्त्र धारण करने का अधिकार होता है। शायद कम लोगों को ये चीज़ें मालूम होती हैं, लेकिन ये आपका राइट है। तो आपके अपने हिसाब से जो है कपड़े धारण करने का अधिकार भी जो है इसमें छुपा होता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन इसमें आ जाएगा, सूचना का अधिकार। राइट टू शेल्टर आ जाएगा, यानी कि आवास का अधिकार, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू शेल्टर, राइट टू शेल्टर यानी कि आवास का अधिकार, आवास का अधिकार। और एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है वो आता है राइट टू प्राइवेसी, यानी कि निजता का अधिकार, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता के अधिकार को इसमें शामिल किया गया है। सबकी अपनी अपनी प्राइवेसीज होती हैं, ठीक है। तो आपसे पूछे बिना अगर कोई आपको जो क्या करता है, आपकी प्राइवेसी को जो है वायरल कर देता है, आपकी प्राइवेसी को छीनता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ अंडर आर्टिकल 21 आप जो है शिकायत कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिकल 21। आई नो काफ़ी ज़्यादा जो है इसके भीतर हो चुका है, बट माय डियर फ्रेंड्स अगर इसमें से कोई सवाल है, गो फॉर इट। और अगर जेन्युइनली ये चीज़ें क्लियर हैं तो मैं आगे बढ़ूँ। आर्टिकल 21 इज कंप्लीट नाउ। अगर आपका कोई सवाल है, गो फॉर इट। श्योर, नाइस, गुड। अब आ जाओ नेक्स्ट आर्टिकल पे, क्योंकि देखो एक एक चीज़ें बारीकी से जानना है। दिस इज इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो मैं ध्यान से समझाने के क्रम में बता रहा हूँ, वरना मैं अभी सारे फंडामेंटल राइट्स आपको अनुच्छेद 35 तक अभी बता सकता हूँ विद इन 5 मिनट्स, लेकिन वो नहीं जानना, थोड़ा उसको समझने का प्रयास करना है। अच्छा, अनुच्छेद 22 जो है ये गिरफ्तारी की जो दशाएं होती है ना, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया है, तो इसके प्रोटेक्शन की बात करता है। तो इसलिए हेडिंग बना दो, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट फ्रॉम डिटेंशन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट फ्रॉम डिटेंशन, फ्रॉम डिटेंशन इन हिंदी गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। गिरफ्तारी के संदर्भ में जो है संरक्षण की बात की गई है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निवारक निरोध से जो है हमें संरक्षण मिलता है। तो कुछ दशाओं में हमें जो है गिरफ्तारी और निवारक निरोध से संरक्षण मिलता है। जरा ध्यान से एक शब्द समझना, हमने लिखा गिरफ्तारी और निवारक निरोध, डिटेंशन जिसको हम लोग कहते हैं। अभी जरा शब्द को समझना, पहले मेरी बात देखो, जहां हम लोगों ने शब्द लिखा है ना डिटेंशन, जहाँ ये टर्म यूज़ होता है डिटेंशन, तो आपको मैं क्लियर करवा देता हूँ पहले कि डिटेंशन जो है ये 2 प्रकार का होता है। पहले आप लोग इस शब्द को मीनिंग समझो कि डिटेंशन शब्द जो है ये 2 प्रकार से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। देखो, डिटेंशन होता है
या तो प्यूनिटिव डिटेंशन, या तो होता है हमारे पास में दैट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। जो हमने निवारक निरोध शब्द लिखा हुआ है वही होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। और यहाँ पर जो प्यूनिटिव है ये होती है दंडात्मक हिरासत। दंडात्मक हिरासत, पहले हम लोग जब भी अनुच्छेद 22 के भीतर जाएं तो पहले आप शब्द को पढ़ो। देखो हेडिंग लाइन पहले याद करो, हेडिंग लाइन में क्या लिखा है, दैट इज कि गिरफ्तारी और निवारक निरोध के संबंध में जो है संरक्षण, दैट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट फ्रॉम द डिटेंशन, राइट। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ये जो डिटेंशन होता है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है प्यूनिटिव, एक होता है प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव डिटेंशन इज टू पनिश अ पर्सन फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बाय हिम आफ्टर ट्रायल एंड द कन्विक्शन इन अ कोर्ट। मान लीजिए दंडात्मक हिरासत का मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है, कोई ऑफेंस किया है, राइट, और इस क्राइम के लिए उस पर क्या चले हैं, उस पर ट्रायल चले हैं, यानी कि मुकदमे चले हैं, और मुकदमे चले हैं कहाँ पर, कोर्ट में। तो अगर उसके बाद उसकी गिरफ्तारी, मतलब कोर्ट में मुकदमा दर्ज हुआ, मुकदमे के बाद उस व्यक्ति को जो है गिल्टी फील हुआ, मतलब वो गिल्टी ठहराया जाता है, वो दोषी ठहराया जाता है, तो उसके बाद की जो गिरफ्तारी है वो गिरफ्तारी तो कहलाएगी प्यूनिटिव डिटेंशन। मेरी बात को जरा गौर से सुनना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि प्यूनिटिव डिटेंशन इज टू पनिश अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति को मतलब पनिश करना, उसको जो है दंड देना, फॉर एन ऑफेंस, किसी भी क्राइम के लिए कमिटेड बाय हिम, जो उसने किया है, आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय अ कोर्ट। मतलब जब आपके ऊपर ट्रायल चला, मुकदमा चला, तो उसके बाद यदि आप दोषी साबित हुए तो आप पर लगने वाला जो आप पर चलने वाला जो केस है वो किसके अंडर आता है, प्यूनिटिव डिटेंशन। और प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब है विदाउट ट्रायल। विदाउट ट्रायल कैसे, पुरानी हिंदी मूवी याद करते हैं जरा। निवारक निरोध का मतलब क्या है कि मात्र संदेह के आधार पर, संदेह के आधार पर गिरफ्तारी। सर संदेह के आधार पर कैसे गिरफ्तारी हो सकती है? देखो ध्यान से समझो, मैंने कहा जैसे पुरानी मूवीज देखिए कि अचानक से पुलिस स्टेशन में कॉल आता है और कहते हैं जी हम इस जगह से बात कर रहे हैं और हमें ये सके कि बगल वाले जो हैं घर में, बगल वाले जो हैं कमरे में कुछ अपराधी घुसे हुए हैं और शायद ही कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, मुंबई में ब्लास्ट कर देंगे, दिल्ली में ब्लास्ट कर देंगे, जो भी ABCD, राइट। हमने ऐसे सुना है ना। तो उससे क्या होता है कि बिफोर एनी टाइप ऑफ क्राइम, किसी भी प्रकार का क्राइम होने से पहले ही यदि उनको गिरफ्तार कर लें, इससे पहले कि वो कोई क्राइम करने जाएं, अगर हमें सूचना मिली कि ये क्राइम शायद होने वाला है, तो हमने संदेह आधार पर, मात्र डाउट के आधार पर उन लोगों को यदि गिरफ्तार कर लिया हो, तो ऐसा कौन सा कहलाएगा कन्विक्शन, दैट इज द प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो पहले दो चीज़ें सुन लेना, एक बार फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ इन दोनों चीज़ों को। प्यूनिटिव डिटेंशन इज टू पनिश अ पर्सन फॉर an offense committed by him after trial and conviction in a court. On the other side, preventive detention means detention of a person without a trial and conviction by a court. समझिए, यानी कि बिना किसी जो है आपने क्या किया है, ट्रायल के जो है उसको किया है। क्यों ऐसा? Its purpose is not to punish a person for a past offense but to prevent him from committing an offense in the near future. कोई व्यक्ति भविष्य में कोई गुनाह करे तो ऐसे गुनाह करने से पहले ही क्यों ना उसको गिरफ्तारी दे दी जाए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज द प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंशन, प्रिवेंट कर देना, पहले हमने जो है उसकी रोकथाम कर दी कि आप कोई ऐसा अपराध न करो। पहले ये दो चीज़ें समझ में आई, क्योंकि अब जो मैं अनुच्छेद 22 में बताने वाला हूँ वो पहले मैं बताऊँगा आपको प्यूनिटिव डिटेंशन के भीतर। देखो प्यूनिटिव डिटेंशन के भीतर यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, मेरी बात समझना, दंडात्मक हिरासत के भीतर यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है प्यूनिटिव डिटेंशन के भीतर, तो उस व्यक्ति को, जो गिरफ्तार हुआ व्यक्ति है, जो गिरफ्तार हुआ व्यक्ति है, इस गिरफ्तार हुए व्यक्ति के पास में 3 प्रकार के संरक्षण मिलते हैं अनुच्छेद 22 के भीतर। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है गिरफ्तारी की वजह जानने का अधिकार। सबसे पहला मिलता है उसको गिरफ्तारी की वजह जानने का अधिकार, कि भाई किस वजह से इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया होगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना, कि सबसे पहली जो वजह है वह है कि गिरफ्तारी की वजह जानने का अधिकार। मान लो ना कि दो दोस्त जो हैं कहीं पर बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, और अचानक से पुलिस आए और एक व्यक्ति को उठा ले जाए, तो शायद वो व्यक्ति पूछेगा कि साहब मैंने क्या किया है, या उसका दोस्त पूछेगा सर आप इसको क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, और उसका वजह बताना पड़ेगा। तो गिरफ्तारी की वजह जानने का अधिकार आपका, हम सब लोगों का क्या है, एक प्रकार से क्या है, राइट है, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है।
पहली बात समझ में आए, दूसरा समझो। दूसरा रखा हुआ है दैट इज कि अपने लिए एक लीगल प्रैक्टिशनर्स रखने का अधिकार। लीगल प्रैक्टिशनर्स को अगर मैं सामान्य अर्थों में कहूँ तो किसी एडवोकेट को रखने का, किसी वकील, किसी जो है अधिवक्ता को रखने का अधिकार। तो अपने लिए जो है लीगल एडवाइजर, ठीक है, या लीगल जो है रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, यानी कि जो हमारा विधिक प्रतिनिधि होगा, विधिक प्रतिनिधि। और विधिक प्रतिनिधि ऑब्वियस सी बात है, हम लोग यहाँ पर सीधे सीधे शॉर्ट फॉर्म में वकील लिख लेते हैं, या जो एडवोकेट होता है इसको रखने का अधिकार होगा। और तीसरा होता है 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट, निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होने का अधिकार। सभी लोगों को चीज़ें दिख रही हैं, समझ में आ रही हैं? होने का अधिकार। फिर से सुनिए, हमने कहा कि 24 घंटों के भीतर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होने का अधिकार, और यही चीज़ आप लोगों ने आगे चलकर हिबियस कॉर्पस में पढ़ना आर्टिकल 32 के भीतर भी। यानी कि देखो मेरी बात समझो, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसको प्रोटेक्शन आर्टिकल 22 दे रहा है, इतना तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कौन सा अरेस्ट है सर उसका? क्या उसका प्यूनिटिव अरेस्ट है या प्रिवेंटिव? मतलब उसको संदेह के आधार पर पकड़ा गया है या आफ्टर ट्रायल एंड जो है कन्विक्शन बाय द कोर्ट? अगर उस हिसाब से पकड़ा गया है प्यूनिटिव डिटेंशन में, यानी कि दंडात्मक हिरासत में, तो सबसे पहले किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको गिरफ्तारी की वजह जानने, इंग्लिश में आ रहा है, गिरफ्तारी की वजह जानने का अधिकार होगा। दूसरा, उस व्यक्ति को अपने लिए लीगल प्रैक्टिशनर या वकील रखने का अधिकार होगा। और तीसरी, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर जो है नियरेस्ट मजिस्ट्रेट में पेश होने का अधिकार होगा। अगर आप इंग्लिश में नोट करना चाह रहे हैं तो पहला है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ द अरेस्ट, कि आप क्यों हमें जो है गिरफ्तार कर रहे हैं, ग्राउंड्स ऑफ द अरेस्ट। दूसरा, राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय ए लीगल प्रैक्टिशनर, राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर। नेक्स्ट, राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट, राइट टू बी produced before a magistrate, to be produced before a magistrate within 24 hours, within 24 hours। इसमें ट्रैवलिंग टाइम को एक्सक्लूड किया जाता है, बाकी सारी चीज़ें विदिन 24 आवर्स, 24 घंटे के भीतर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होने का अधिकार ये हमारे पास में है, जिसको प्यूनिटिव डिटेंशन में अरेस्ट किया गया है। मैं समझ रहा हूँ कि आप शायद मेरी बातों को कैच कर रहे हो, समझो। अब यदि सोचो, हमने ये तो कह दिया सर ये आफ्टर ट्रायल कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है प्यूनिटिव डिटेंशन के, प्रिवेंटिव डिटेंशन के भीतर, निवारक निरोध के भीतर, देन उसके पास क्या राइट्स होंगे? देखो सबसे पहली बात है कि उसके पास भी जो है अपनी गिरफ्तारी की वजह जानने का अधिकार होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर अरेस्ट कर दिया जाता है, तो भाई वो व्यक्ति नहीं पूछेगा कि मुझे भी तो बताओ कि क्यों अरेस्ट किया गया है। मैं ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन कैन नॉट द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द डिटेन्यू। यानी कि सबसे पहले अगर हमने किसी को संदेह के आधार पर पकड़ा है तो उसको पहले बताना पड़ेगा कि भाई गिरफ्तारी की वजह क्या है, गिरफ्तारी की वजह। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर ये नेशनल सिक्योरिटी का कोई मामला है, मान लीजिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई मामला है, तो शायद हो सकता है कि उस पर उसको गिरफ्तारी की वजह ना भी बताई जाए। ऐसे भी जरूर नहीं कि आपको गिरफ्तारी की वजह बताने होगा। मान लीजिए कोई हमने विदेशी व्यक्ति को अरेस्ट किया, कोई बाउंड्री पे मिला कश्मीर में, या जो है क्या बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश की सीमा बॉर्डर में, मतलब जो बॉर्डर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, या हमारे पास में जो है श्रीलंका से कोई व्यक्ति आते हुए जो है केरला या तमिलनाडु में पकड़ा जाता है, ठीक है। अब जब हमने कहा कि भाई पहला व्यक्ति JNK में आया जो कि चुपके से पाकिस्तान के जो है तारों से निकल कर आया बजरंगी भाईजान की तरह, और वो भारत में आता है और उस पर संदेह होता है, तो अब उस व्यक्ति ने यदि पूछा कि मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, क्या किया मैंने जनाब, ये सो वो, तो भाई शायद हम उसको नहीं इतना बताएंगे बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी मैटर, ठीक है। तो सुरक्षा के उद्देश्य से शायद उसको नहीं भी बताया जा सकता है। दूसरी मैंने यहाँ क्या बात की थी कि अपने लिए लीगल प्रैक्टिशनर रखने का अधिकार होगा। हाँ, यहाँ भी होता है कि उस व्यक्ति को स्वयं को डिफेंड करने का अधिकार होगा। फिर से मैं वही कह रहा हूँ, डिफेंड तो कर दोगे, लेकिन अगर नेशनल मैटर है तो शायद आपको ये कंप्लीट राइट ना दिया जाए। लेकिन हाँ, यहाँ साफ एक लाइन बोली गई है, साफ ये कहा गया है कि द डिटेन्यू शुड बी
अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर, यानी कि आपके प्रति जो डिटेंशन के ऑर्डर है आप अपने आप को डिफेंड करने का वहां पर क्या रख सकते हैं, मौका रख सकते हैं। और यहां हमने कहा था कि विद इन 24 आवर आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने रखना है, और यहां लिखा है कि यदि संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो उसका जो डिटेंशन का टाइम होता है, उसका जो डिटेंशन पीरियड होगा वो होगा 3 मंथ्स का। यानी कि किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है तो यदि उस पर गिरफ्तार अभी क्या नहीं हुआ, साबित नहीं हुआ है कोई मामला, हमने कहा ना ये तो बिफोर ट्रायल और बिफोर जो है कन्विक्शन है, अगर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो 3 महीने तक उसको हिरासत में रख सकते हो, 3 महीने बाद उसको फ्री करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। लेकिन एक समिति होती है जिसमें हाई कोर्ट के मेंबर्स होते हैं, हाई कोर्ट के जो है जजेस की टीम होती है, तो हाई कोर्ट के जजेस की अगर टीम चाहे तो ये जो 3 महीने का डिटेंशन पीरियड है संदेह के आधार पर गिरफ्तार हुए व्यक्ति का, इसको 3 महीने से और बढ़ाया जा सकता है। कनेक्ट कर रहे हो कि नहीं? कोई व्यक्ति जिसको संदेह के आधार पर पकड़ा गया है मैक्सिमम सर कितने समय के लिए, जब अगर उस पर साबित नहीं होता कोई गुनाह तो कितने महीने तक रख सकते हैं उसको, 3 महीना। लेकिन अगर हाई कोर्ट की स्पेशल टीम जो उनका ग्रुप बना है अगर वो टीम चाहे तो इस पीरियड को 3 महीने से बढ़ाकर 4 महीना, 5 महीना, 8 महीना कर सकती है। मतलब वो डिटेंशन का जो टाइम ड्यूरेशन है वो डिटेंशन का टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। मेरी बात ध्यान से समझना, द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन कैन नॉट एक्सीड 3 मंथ्स, मतलब 3 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता है, अनलेस कब तक एन एडवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट सफिशिएंट कॉजेज टू द एक्सटेंडेड डिटेंशन एंड द बोर्ड इज टू कंसिस्ट ऑफ द जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट। यानी कि जब कभी हाई कोर्ट के जजेस की जो बेंच बैठेगी, जो टीम बैठेगी, अगर वो डिटेंशन के टाइम एज को बढ़ाना चाहे तो वो टाइम को बढ़ा सकती है। ये लिखा अनुच्छेद 22 के भीतर। एक बार इसको कट शॉर्ट में फिर से रिपीट करते हैं। अनुच्छेद 22 में लिखा गया है गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध के संबंध में संरक्षण, यानी कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट फॉर द डिटेंशन। डिटेंशन 2 प्रकार का, प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब है कि अरेस्ट आफ्टर द कन्विक्शन एंड ट्रायल, प्यूनिटिव में, राइट। और प्रिवेंशन में क्या है कि अरेस्ट विदाउट ट्रायल एंड डिटेंशन, मात्र संदेह के आधार पर, ताकि फ्यूचर में कोई गुनाह ना करे। जिस व्यक्ति को प्यूनिटिव डिटेंशन में गिरफ्तार किया गया उसके पास 3 राइट है। सबसे पहले अपनी गिरफ्तारी की वजह जानने का अधिकार, दूसरा है 24 घंटे के भीतर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होने का अधिकार, और तीसरा अपने लिए लीगल प्रैक्टिशनर्स रखने का अधिकार। जो प्यूनिटिव डिटेंशन के अलावा अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन में गिरफ्तार होता है तो उस व्यक्ति के पास भी ठीक है गिरफ्तारी की वजह जानने का अधिकार है, लेकिन अगर ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला तो शायद वजह ना भी बताई जाए। दूसरा, अपने आप को जो है वो डिफेंड करने की जो है मांग कर सकता है, जो कि हो सकेगा। और तीसरे केस में हमारे पास में दैट इज क्या आता है कि उस व्यक्ति की मैक्सिमम जो डिटेंशन की जा सकती है वो 3 महीना की जा सकती है। लेकिन एक बोर्ड जो है अगर कमिटी बोर्ड जो होगा अगर वो रिकमेंड करे तो 3 महीने से ऊपर का भी टाइम पीरियड बढ़ सकता है। लेकिन उस बोर्ड में सदस्य कौन होने चाहिए? हाई कोर्ट के जजेस होने चाहिए। अनुच्छेद 22 को एक बार जो है फिर से मेमोराइज कीजिए, रिवाइंड कीजिए, और फिर मुझे बताइए कि किसी भी प्रकार की कोई डाउट लग रहा है या नहीं। हाँ बिल्कुल, हाँ 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 हाँ। देखो, कहता तो हमारे पास में लॉ ये है कि अगर किसी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं कराओगे तो उसको क्या कर दिया जाएगा? उसको मुक्त किया जाएगा। लेकिन इसमें पहली चीज़ तो इसमें ट्रैवलिंग टाइम को हटा देते हैं हम लोग। अगर उसमें जो है आवाजाही का समय लग रहा है 24 घंटे से ऊपर का समय हो गया तब नहीं। अब भाई एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि यदि कोई व्यक्ति मर्डर कर लेता है और वो 24 घंटे के भीतर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं होता है तो क्या उस व्यक्ति को रिलीज़ किया जाएगा? हमने ये कब कहा है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने मर्डर किया है और वो साफ जो है कोई उसका गवाह है या वो जो है सीसीटीवी फुटेज में, तो चाहे वो 4 महीने बाद पकड़ा जाए चाहे वो 10 महीने बाद पकड़ा जाए, अरेस्ट तो उसको करना ही है। अरेस्ट का जो उसका टाइम है ना, जब उसको अरेस्ट किया गया तो उसके 24 घंटे के बाद, अरेस्ट किसी भी दिन हो सकता है वो, तो अरेस्ट होने के बाद 24 घंटे के भीतर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो। अब नहीं पेश करते हो किसी कारणवश तो इट डजंट मीन कि उसको कंप्लीट मुक्त कर देंगे। हालांकि संविधान लिखता है कि अगर 24 घंटे में आपने अरेस्टेड पर्सन को नियरेस्ट मजिस्ट्रेट में पेश नहीं किया तो उसके बाद उसको रिलीज़ करना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर यह ना कि अगर उसने संगीन कोई अपराध किया तो शायद उसकी वजह से जो है आप उसको पहले जो है ना क्या करें, रिलीज़ करें, ना उसको जो है मुक्त करें। तो ये जो है सारी संवैधानिक जो है बातें लिखी गई हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने याद रखना है, यहाँ तक की चीज़, ठीक है। चलिए
अच्छा, अब एक चीज़ याद रखना कि जो हमारे पास में प्रिवेंटिव डिटेंशन आया था ना, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड कुछ लॉज आए थे, जो कि देखो रटना नहीं है, मैंने पहले भी कहा ये क्लास में उतने हाई लेवल पे नहीं ले जाना चाह रहा हूँ, बेसिक्स पे आ रहा हूँ। जैसे हमारे पास में आया था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ 1950, 1950 का जो है निवारक निरोध अधिनियम आया था, हालांकि 1978 में ख़त्म भी हो गया था। किस चीज़ को रोकने के लिए, समझ रहे हो, किस चीज़ को रोकने के लिए, जो हमारे पास में क्या हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए। मीसा एक्ट आया था, मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटीज एक्ट 1971, अभी लिखना नहीं है, बाद में जो है इसको रिपील कर दिया गया था 1978 में। कोफे पोसा एक्ट आया था, नासा एक्ट आया था, नासा मतलब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ना, वो नासा एजेंसी वाला मत बता देना, ठीक है। इसके अलावा टाडा एक्ट आया था, टाडा एक्ट मतलब टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव जो है एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1985, जिसको 1995 में हटा दिया गया था। और पोटा एक्ट आया था, प्रिवेंशन ऑफ द टेररिज्म एक्ट 2002, जिसको बाद में 2004 में जो है अबॉलिश कर दिया गया था। तो ये सारे एक्ट आए थे अनुच्छेद 22 के भीतर संरक्षण प्रदान करने के लिए। अब मुझे बताओ अनुच्छेद 22 तक की बातें कोई परेशान कर रहे हैं, क्योंकि देखो एक चीज़ याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22, ये जो पूरे 4 अनुच्छेद हैं 19, 20, 21, 22, ये थे राइट टू फ्रीडम। अभी तक हम लोगों ने राइट टू इक्वालिटी पढ़ लिया है, राइट टू फ्रीडम पढ़ लिया और डिटेल्ड रूप से इसको पढ़ने का प्रयास किया है, और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने ये चीज़ें समझी है। अनुच्छेद 22 ठीक है कि नहीं, मेघना आप सब लोग बताओ। ओके, आई रियली होप कि ये चीज़ें क्लियर है। अब आ जाइए राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट्स अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण के खिलाफ, शोषण के खिलाफ या विरुद्ध अधिकार। ये तीसरा है ना, पहले समानता का अधिकार था, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार था, और तीसरा शोषण के खिलाफ अधिकार था। और शोषण के खिलाफ अधिकारों में हमें 2 ही राइट्स पढ़ने में, एक साथ पढ़ा दे रहा हूँ दोनों। एक हमारे पास में आता है अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 23, जो कि मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, और एक हमारे पास में आता है अनुच्छेद 24, आर्टिकल 24। ये दोनों किस चीज़ से संबंधित हैं? ये दोनों है शोषण के खिलाफ के अधिकार। अब सर कैसे शोषण के खिलाफ है, इसको थोड़ा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। देखो सबसे पहले आर्टिकल जो हमारे पास में 23 है, दिस इज रिलेटेड टू, ध्यान से समझना, मैं हेडिंग लाइन लिख रहा हूँ, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, एंड फोर्स्ड लेबर। हिंदी में समझो ध्यान से, यहां लिख रहा है मानव दुर्व्यापार, इधर पे लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम पर रोक या प्रतिबंध या प्रोहिबिशन, राइट। दूसरा सुनिएगा जरा ध्यान से, अनुच्छेद 24 के भीतर क्या लिखा गया है, दैट इज द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज ईटीसी। क्या कहा मैंने? द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ children in factories ETC, ETC जरूर लिखना, कॉन्स्टिट्यूशन में ETC करके डैश करके छोड़ा गया है। प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन दी फैक्ट्रीज ETC, ठीक है। यानी कि जो है आप लोग क्या कह सकते हैं इसको हिंदी में, कारखानों में बालकों के नियोजन आदि पर, नियोजन पर रोक। एक साथ पढ़ा रहा हूँ मैं दोनों, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 भी दोनों को एक साथ लेकर चल रहा हूँ, ताकि जो है चीज़ें क्लियर रहें, चीज़ों में जो है गड़बड़ी ना हो, कन्फ्यूजन ना हो। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 दोनों के भीतर जो है शोषण के खिलाफ जो है हमें अधिकार मिले हैं कि कैसे संरक्षण मिलेगा। एक में हम लोगों ने बात की है कि पहला जो अनुच्छेद 23 है उसके भीतर लिखा गया है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग,
और फोर्स्ड लेबर को रोकना है। और 24 में लिखा गया है कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बालक हैं उनको किसी प्रकार से फैक्ट्रीज में कार्य करने से रोकना है। यहाँ पर चीज़ें क्लियर है। अब दोनों में से एक एक करके आर्टिकल्स पढ़ते हैं। पहले देखो 23 में एक शब्द लिखा है द प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्या करना है कि दो चीज़ों को हाईलाइट करना है, ओनली टू थिंग्स। पहला चीज़ क्या लिखा है यहाँ पर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। पहले इस शब्द को समझते हैं कि मानव दुर्व्यापार क्या होता है। मानव दुर्व्यापार क्या होता है? देखो मानव दुर्व्यापार का मतलब है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग मेंस एज अ गुड, वस्तुओं की तरह मानवों को खरीदना और बेचना। क्या कहा मैंने, ध्यान से समझना। मानव दुर्व्यापार का मतलब है मानवों को वस्तु की भांति, जैसे वस्तु की भांति खरीदना और बेचना, खरीदना और बेचना। नहीं समझे? अब सुनो मेरी बात। जैसे अगर आप बोलते हो सर ये आपने मार्कर लिया, ये पेन लिया है, कितने का लिया है? मैंने कहा जी मैंने 200 रुपये का पेन लिया है, 250 रुपये का पेन लिया है। मैंने पैसा दिया, उसने बदले में पेन लिया। ऐसे ही अगर क्या करते हैं कि कोई लोग मानवों को खरीदते हैं, ठीक है, कि भाई आप जो है 10 लाख रुपए दीजिए और 10 लाख में इस बच्चे को बेच देते हैं। आप जो है 50 लाख रुपए दीजिए, 50 लाख रुपए में जो है इस लड़की को बेच देते हैं। ऐसा आप लोगों ने सुना है। तो जब कभी किसी मानव को खरीदा या बेचा जाता है, जैसे किसी वस्तु को खरीदते और बेचने की, पैसे दिए, पैसे के बदले वस्तु मिल गई, तो अगर मानव को आप लोग खरीद और बेच रहे हैं, सेलिंग एंड बाइंग मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है, यदि आप जो है किसी भी मानव में क्या है, यहाँ पर मैन हो सकता है, मतलब पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती हैं, और यहाँ पर जो है बच्चे भी हो सकते हैं, चिल्ड्रन। अगर इनको कोई खरीद और बेच रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, और इसको रोकना है। सरकार का काम क्या है कि यदि कोई व्यक्ति ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और ऐसा करने वाले व्यक्ति को जो है पनिश या सजा दी जाएगी। यही तो है ना, मानव को खरीदना और बेचना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। सिर्फ पहली लाइन ये समझो। अब दूसरा सवाल ये है कि जो मानवों को या बच्चों को या महिलाओं को जो खरीदा बेचा जा रहा है, इसका मेन पर्पस क्या होगा? तो मेन उद्देश्य होता है वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन के लिए जो है आपने छोटे छोटे बच्चों को जो है क्या कर दिया, खरीद लिया, बेच लिया। एक मूवी याद आ रही है, क्या नाम है इसका, अग्निपथ मूवी देखिए किसी ने, नई वाली। एक तो अमिताभ बच्चन साहब की थी, एक ऋतिक रोशन वाली। तो ऋतिक रोशन की अग्निपथ में जो विलेन का एक रोल निभाया है ऋषि कपूर ने, तो एक सीन में वो क्या कर रहा है कि ऋतिक रोशन की बहन को बेचने का प्रयास कर रहा है, जिसमें मतलब ऋषि कपूर को मार देता है। वो नहीं देखा किसी ने, कोई बात नहीं, नहीं कनेक्ट करें, जिन्होंने देखा है व्यूअर्स उनको पता होगा। तो ये क्या है, मतलब वो जबरन बेच रहा ना, तो ये मानव दुर्व्यापार हो रहा है। और मानव दुर्व्यापार यदि कोई व्यक्ति करता है, अगर वो पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है तो उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। तो हमें ये चीज़ें रोकनी है समाज में। एक्सप्लॉयटेशन क्या है, जबरन किसी को खरीद और बेच रहे हो, तो ये क्या है, एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है। दूसरा, इस मानव दुर्व्यापार में एक शब्द छुपा हुआ है, दैट इज स्लेवरी। स्लेवरी आज नहीं चलती है, पहले चलती थी दास व्यवस्था, दास प्रथा। भाई आप मनुष्यों को खरीद, हाँ दास प्रथा पहले नहीं चलती थी, स्लेवरी सिस्टम। अलाउद्दीन खिलजी के समय आप सब जानते हैं, मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया था, और इसीलिए उसका नाम ही 1000 दिनारी पड़ गया था, 1000 दिनारी के नाम से जानते थे। फिरोज शाह तुगलक के समय 1,80,000 क्या थे, दास थे, और उनके प्रबंधन के लिए, उनके मैनेजमेंट के लिए उसने दीवान ए बंदगान जैसा जो है डिपार्टमेंट बनाया था। तो उस समय चलती थी दास व्यवस्था। आज के समाज में, आज के सोसाइटी में दास अगर कोई बनाता है, किसी व्यक्ति को स्लेव बनाता है, तो स्लेव बनाना भी क्या है, एक तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही आता है। तो आपको स्लेवरी सिस्टम को रोकना है। ये सब इंक्लूडेड है अंडर आर्टिकल 23। इसके अलावा देवदासी प्रथा, देवदासी सिस्टम, देवदासी व्यवस्था, देवदासी प्रथा जो है ये भी समाज के लिए क्या है, देवदासी प्रथा एक तरीके से जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक सोर्स माना गया है। देखो वैसे देवदासी प्रथा की शुरुआत जब हुई थी ना, तो पहले क्या होते थे कि कुछ घराने के लोग अपनी बेटिया को मंदिर को समर्पित कर देते थे, इस उद्देश्य से कि मंदिर में रहकर जो है वो भगवान की स्तुति वंदना करेंगी, मंदिर का कार्य करेंगी, मंदिर के लिए समर्पित रहेंगी। लेकिन धीरे धीरे आप सब जानते हैं कि ये जो देवदासी सिस्टम था, ये जो है एक लस्ट का साधन बन चुका था, यानी कि भोग विलासिता का जो है लोग जो है प्रयोग करने लगे थे, और ये प्रथा जो है धीरे धीरे समाज में क्या होने लगी थी, एक तरीके से बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी के रूप में फैलने लग गई थी। तो धीरे धीरे देवदासी सिस्टम को जो है अबॉलिश करने की बात की गई, और अनुच्छेद 25 के भीतर भी लिखा गया है, अनुच्छेद 23 के भीतर भी लिखा गया है कि सेलिंग एंड बाइंग मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन लाइक गुड्स
immoral traffic of women and children including the prostitution, देवदासी सिस्टम, स्लेवरी सिस्टम, these are the expression traffic of human being includes। मतलब आप मानव का जो दुर्व्यापार कर रहे हैं उनमें ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें हैं, और संविधान ने इसको रोकने के लिए इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 भी लाया था। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 लाई थी सरकार, और अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम के भीतर जो है हमने ये तय किया कि यदि किसी व्यक्ति को खरीदा या बेचा जाता है तो ऐसे करने वाले व्यक्ति को क्या दिया जाएगा, सजा दी जाएगी। यहां पर समझ में आई बात, ये क्या मतलब है इसका? हाँ, नहीं, वो नहीं। देखो, अगर मान लीजिए जैसे किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई और वो जो है दूसरी शादी स्वेच्छा से करना चाहती हैं, तो दिस इज़ नॉट अंडर दी ट्रैफिकिंग एंड ऑल, या उसकी विवाह करवाए जा रहा है तो इट इज़ नॉट अ ट्रैफिकिंग। हाँ, लेकिन अगर उसकी विल के खिलाफ जबरन जो है किया जा रहा है कि भाई डाउरी मिलेगा सामने से, नहीं, डाउरी तो लड़की दे दे, जो भी है, मतलब किसी ने कीमत दे दी कि भाई आप जो है इन विडो को जो है यहाँ हमारे बेटे से इनसे शादी करवा दीजिए, बदले में हम आप इतना इनाम देने को तैयार हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो लाइक अ ट्रैफिकिंग। भाई आप जो है उनकी विल, उनकी इच्छा, उनकी मर्जी के खिलाफ अगर क्या कर रहे हो, उनका शादी कर रहे हो कहीं पर, तो वो भी इट इज़ लाइक ऑल्सो जो है एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट के भीतर वो जो है रोकने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है ना आपको कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कैसे एक्सप्लेन करना है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मानवों को खरीदना बेचना ये सारा शामिल होता है। अब दूसरा हमारे पास में टर्मिनोलॉजी क्या आती है, दैट इज द फोर्स्ड लेबर। सेकेंड टर्मिनोलॉजी हमारे पास में फोर्स्ड लेबर। अब जरा आप लोग इसको समझिए, एक शब्द लिखा है बलात् श्रम। बलात् श्रम, बलात् का मतलब होता है बलपूर्वक, फोर्सफुली, और श्रम मतलब कार्य करवाना। वी कैन से दैट कि आप किसी व्यक्ति से काम करा रहे हो विदाउट एनी रिम्यूनरेशन, आप उसको किसी भी प्रकार का कोई क्या नहीं दे रहे हो, रिवॉर्ड नहीं दे रहे हैं, और उससे सिर्फ कार्य करवाए जा रहे हैं। मैं इस वजह से सिर्फ किसी व्यक्ति से काम कराऊं कि भाई मेरे पास में समाज में बहुत जो है पैसा है, बहुत जो है रुतबा है समाज में, और कोई व्यक्ति मेरे अंडर काम कर रहा है और मैं उसको उसके काम के बदले कोई जो है प्राइज़ नहीं दे रहा हूँ, कोई रिम्यूनरेशन नहीं दे रहा हूँ, कोई अवार्ड नहीं दे रहा हूँ, उसकी वेतन, सैलरी, तनख्वाह नहीं दे रहा हूँ, तो ये क्या है, फोर्स्ड लेबर है। ऐसे तो अंग्रेजों ने भारत में आकर किया। उत्तराखंड के वासियों, तो उत्तराखंड में ये व्यवस्था सुनी है ना आपने, उत्तराखंड में कुली बेगार सिस्टम, कुली उतार कुली चढ़ाव जो है, तो ये व्यवस्थाएं चलती थी। मतलब कार्य तो अंग्रेज आकर करवा देते थे, उसके बदले में कोई भी जो है उसको रिवॉर्ड नहीं दे रहे हैं जिस व्यक्ति ने कार्य किया, तो दिस इज लाइक अ फोर्स्ड लेबर। मतलब किसी से काम तो करवा दे रहे हो आप और उसके बदले उसकी तनख्वाह, उसकी सैलरी नहीं दे रहे हैं, ये आता है। द टर्म जो है फोर्स्ड लेबर और बेगार मीन्स कंपल्सरी वर्क विदाउट एनी रिम्यूनरेशन। ठीक है, आप कार्य तो करवा रहे हैं लेकिन किसी से काम जो है किसी भी प्रकार से क्या नहीं कर रहे हो, उसको पे नहीं कर रहे हो, तो दिस इज लाइक अ बॉन्डेड लेबर। यही तो बलात् श्रम के भीतर आता है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, जब हमने कहा कि आप किसी से कार्य कराओ और उसके बदले में उसको जो है रिवॉर्ड्स ना दो, तो दैट इज बलात् श्रम। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है जो कि अनुच्छेद 23 में ही साफ किया गया है, और वो एक्सेप्शन क्या रखा गया है कि यदि राज्य सरकार, यदि सपोज कीजिए, लेट कीजिए कि हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, यदि वो अपने राज्य के किसी भी नागरिक से कोई कार्य करने के लिए कहे, जैसे वो कार्य क्या हो सकता है, मे बी सोशल वर्क, कोई समाज सेवा, या फिर हो सकता है देश की सुरक्षा, डिफेंस आपने देना है, डिफेंड करना है, टू डिफेंड द कंट्री, राइट। यदि किसी व्यक्ति से देश की रक्षा करने के लिए कहा जाए या कोई सामाजिक कार्य करने के लिए कहा जाए और उसके बदले स्टेट उसको कोई भी प्रकार का रेम्यूनरेशन नहीं देता है, किसी प्रकार का अवार्ड या सैलरी या प्राइस नहीं देता है, तो दिस इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द फोर्स्ड लेबर। आई रिपीट द लाइन कि आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स फॉर एन एक्सेप्शन ऑफ दिस प्रोविजन इज रिलेटेड टू द फोर्स्ड लेबर। इट परमिटेड टू स्टेट टू इम्पोज कंपल्सरी सर्विस फॉर द पब्लिक पर्पज। आप स्टेट कंपल्सरी सर्विस अप्लाई कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मिलिट्री सर्विस और सम सोशल सर्विस फॉर विच इज नॉट बी बाउंड टू पे। आपसे कार्य करवा रहे हैं लेकिन आपको बदले में इसका पे नहीं कर रहे हैं, तो इट डजेंट मीन कि आप हमसे ये कह दो कि आप तो फोर्स्ड लेबर कर रहे हो, जबरन जो है हमारे ऊपर कार्य करवा रहे हो। नहीं, ये क्या है, ये सोशल सर्विसेज हैं, ये समाज सेवा, देश के प्रति आपकी रक्षा करना जिम्मेदारी होता है। तो यहाँ आप ये मत कहना जी राज्य सरकार ने हमारे ऊपर जो है जबरन क्या कर दिया, फोर्स्ड लेबर अप्लाई कर दिया, वो नहीं आएगा इसमें। समझ रहे हैं, इसको कनेक्ट कर रहे हैं। आर्टिकल 23 के भीतर ही क्या बातें लिखी हैं, एक बार रीचेक कीजिए जल्दी से सब लोग। ठीक है, हाँ बिल्कुल है। और फोर्स्ड लेबर को रोकने के लिए हमारी जो सरकारें हैं, जो हमारी संसद है, उसने समय समय पर जो है एक्ट लाए हैं। जैसे
द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976 लाया था। द मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948 आया था। द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 आया था। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 आया था। तो ये सारे एक्ट जो हैं आपके भीतर आपके पास में आते हैं रिलेटेड टू आर्टिकल 23, जिसमें फोर्स्ड लेबर को रोकना है और जिसमें जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को भी रोकना है। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है। मैंने आपसे कहा था कि अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 में आया था, ठीक है, यानी कि इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट अगर पूछा बाई चांस तो 1956 का था। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। नाइस। चलिए अब आते हैं हम लोग अंतिम आर्टिकल पे, आज के लिए समय भी हो रहा है काफ़ी, और इसमें हम लोग आर्टिकल 24, वैसे तो आप लोगों ने जान लिया, आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज etc, ठीक है। अच्छा, ये जो चिल्ड्रन शब्द लिखा है, ये चिल्ड्रन किसके लिए यूज हो रहा है शब्द? चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को आप नहीं कार्य करवा सकते। और कहाँ पर कार्य नहीं करवा सकते? फैक्ट्रीज, माइंस, खादान या खान जो होती है, ठीक है, एंड अदर हैजार्डियस फैक्ट्रीज, कोई भी अन्य हमारे पास में क्या है, अदर हैजार्डियस फैक्ट्रीज, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए ना कंस्ट्रक्शन वर्क है, तो भाई कंस्ट्रक्शन वर्क में भी थोड़े ना बच्चों से कार्य करवा दोगे। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन रही है और आप कह रहे हैं जी नहीं कंस्ट्रक्शन वर्क में जो है बच्चों से काम करवाया जाए, नहीं। या रेलवे जो लाइंस होती हैं, रेलवेज जो होता है, तो रेलवे लाइंस में आप जो है इनके बच्चों के प्रति जो है कार्य नहीं करवा सकते रेलवेज में। तो कहने का तात्पर्य यूँ समझ लीजिए कि द आर्टिकल 24 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन एनी फैक्ट्री, माइन और अदर हैजार्डियस जो है बिजनेसेस, फैक्ट्रीज लाइक कंस्ट्रक्शनल वर्क, रेलवे वर्क एक्सेट्राज। ऐसा करने से जो है अगर कोई कहीं पर ऐसा किया जाता तो सरकार उसको प्रोहिबिट करने का प्रयास करेगी, और इसी प्रयास में सरकार ने कई जो है एक्ट भी लाए थे, जैसे दी एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938 बिफोर द इंडिपेंडेंस आया था, द फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948 था, द माइंस एक्ट 1952 में आया था, राइट। बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स एक्ट आया था 1966 में, ठीक है, जहां पर बच्चों को बीड़ी सिगार बनाने के फैक्ट्रीज में काम करवाया जा रहा था। द मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1951 आया था इसी समय, और सबसे इंपॉर्टेंट था जी चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986। तो ये सारे के सारे जो एक्ट्स लाए गए थे, दिस इज बिकॉज ऑफ दी कि प्रिवेंट करना है, प्रोहिबिट करना है बच्चों के जबरन कार्यों को जो करवाया जा रहा है। क्या यहां तक की मेरी बात समझ में आ रही है आप सब लोगों को? नाइस। तो ये अनुच्छेद 24 के भीतर है। हाँ, समटाइम्स इतना अलाउड किया जा सकता है कि जो फैमिली ओन्ड बिजनेसेस होते हैं उसमें शायद जो है आफ्टर स्कूल आर आप कार्य करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि करवाना ही करवाना। जैसे मान लो भाई मेरा अपना कोई बिजनेस है, ठीक है, मेरा जो है एक चाय का ठेली है, चाय का ढाबा है, और वहाँ पर मैं कार्य करता हूँ, तो मेरे पास इतना सारा पैसा नहीं कि मैं वहाँ पर किसी वर्कर को रखूँ जिसको मैंने सैलरी टाइम टू टाइम देनी है। तो हो सकता है कि आफ्टर स्कूल आर, यानी कि स्कूल जो है जो समय होता है उसके बाद वहाँ पर जो है जो छोटा बालक मेरे घर में होगा उससे कार्य किया जा सकता है, तो वो फैमिली ओन बिजनेस में शायद हाथ बटा सकता है, लेकिन स्कूल आर के बाद में। तो ये हमारे पास में आर्टिकल जो है 24 के भीतर लिखी हुई बातें हैं। तो ये हमारा राइट टू एक्सप्लॉयटेशन भी कंप्लीट हो गया। आज के लिए जो ब्रॉड आर्टिकल्स थे हमारे पास में 21, 22, 23, 24, ये चारों आर्टिकल्स हमारे कंप्लीट है। हाँ, कुछ लाइन पूछने का अगर प्रयास करना चाह रहे हैं देन प्लीज फील फ्री टू आस्क, गो फॉर इट, और इफ नो देन आगे बढ़े। इज दिस रन? नाइस, ओके। नेक्स्ट इज, अब आते हैं हम लोग राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, यानी कि हमारे पास में अब क्या आती है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। तो नेक्स्ट हेडिंग इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हिंदी में लिख लीजिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इतना लिख दिया। अब चलो इसमें थोड़ा सा एक दो लाइन सुनो। देखो, जब भी धार्मिक स्वतंत्रता की बात आएगी तो पहले हमें आर्टिकल्स याद करने होंगे कि ये आता है फ्रॉम आर्टिकल, बताते रहो, आप लोगों ने पढ़ी है, 25 टू आर्टिकल 28, वेरी गुड, आर्टिकल 28।
इसके भीतर भी जब हम लोग आर्टिकल 25 की बात करेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, अभी मैं आपको बस एक हिंट दे देता हूँ। तो आर्टिकल 25 कहता है अबाउट द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और फ्रीडम किस चीज़ का? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपगेशन एंड ऑफ रिलीजन। मतलब किसी भी धर्म के अंतःकरण की, उसको अबाध रूप से मानने की, संचरण करने की, उसके अनुसार जो है आचरण करने की, और उसका विस्तार, उसका प्रोपगेशन, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता तो भारत देश में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति। अच्छा, यहाँ पर शब्द व्यक्ति है, एवरी पर्सन, एवरी पर्सन लिखा है मैंने, नॉट एवरी सिटीजन। सिटीजन शब्द मतलब सिर्फ इंडिया का नागरिक, पर्सन शब्द मतलब चाहे वो विदेशी है चाहे वो भारतीय व्यक्ति है। तो यहाँ साफ लिखा गया है कि ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन, रिलीजन, राइट। यानी कि धर्म को अबाध रूप से आप मान सकते हैं, उसके अनुसार संचरण कर सकते हो, उसके अनुसार जो है आप जो है क्या कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं अपने धर्म का। तो ये अनुच्छेद 25 में है। तो धर्म के अंतःकरण की, धर्म को अबाध रूप से मानने की, आचरण करने की और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, ये हमारे पास में अनुच्छेद 25 के भीतर है। अब आर्टिकल क्या है डिटेल्ड में नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। दिस इज मोर देन 1 आवर, ठीक है। तो काफ़ी आज के लिए सेशन हो जाएगा, तो इसके बाद की बातें नेक्स्ट क्लास में। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट या नहीं? अगर डाउट आ रहा है किसी प्रकार का पूछिएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर ये चीज़ें क्लियर हैं तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आगे की क्लास में, राइट। तो चलिए, पहले तो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ, बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में हम लोग करते हैं।